हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन और रैक सीट पर। आज हम जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसका एनालिसिस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आ रहा था कि भाई 26 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करा दीजिए। इसलिए हम थर्ड शिफ्ट 26 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट लेकर आए हैं उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का लॉरियस बर्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शंस दिए थे। ए लियोनेल मेसी, बी ऑप्शन था नोवाक जोकोविच, सी ऑप्शन था एड्रिन हॉलैंड हालांड और डी ऑप्शन था अरमांड डुप्लांटिस, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अरमांड डुप्लांटिस। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्हें लोरियस बर्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। अरमांड डुप्लांटिस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। अरमांड डुप्लांटिस स्वीडन के पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक और लगातार विश्व रिकॉर्ड तोड़े। इसी शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें लॉरियस बर्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया था। अरमांड डुप्लांटिस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए 15 अगस्त, बी ऑप्शन था 20 जुलाई, सी ऑप्शन था 23 अगस्त और डी ऑप्शन था 2 अक्टूबर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 23 अगस्त इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। 23 अगस्त को इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था यही। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर वर्ष 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन चंद्रयान 3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 30 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद सरकार ने 30 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया। 30 अगस्त इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आबू धाबू आबू धाबी ग्रेट प्रिक्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए शाकिर सर्किट बहरीन, बी ऑप्शन था सिल्वरस्टोन सर्किट इंग्लैंड, सी ऑप्शन था यास मरीन सर्किट अबू धाबी और डी ऑप्शन था जेदा स्ट्रीट सर्किट सऊदी अरबी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि यास मरीना सर्किट अबू धाबी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 आयोजित किया गया था। इसी का एक्सप्लेन करते हैं कि आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस होती है जो हर साल यास मरीना सर्किट आबू धाबी यानी कि जो यूएई में आयोजित की जाती है। यह सर्किट F1 सीरीज की अंतिम रेस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए बान बान की मून, सी ऑप्शन था एंटोनिया गुटेरेस, सी ऑप्शन था कोफी अन्नान और डी ऑप्शन था एंटोनिया कोस्टा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एंटोनिया गुटारेस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एंटोनिया गुटारेस गुटेरेस इसका एकदम करेक्ट आंसर, जो यूएनओ यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव हैं। इसको एनालिसिस करते हैं कि एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं, उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद संभाला और वे पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 25वें आईफा अवार्ड 2025 के बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए अमर सिंह चमकीला, बी ऑप्शन था भूल भुलैया 3, सी ऑप्शन था लापता लेडीज और डी ऑप्शन था खेल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि लापता लेडीज इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिन्हें 25वें आईफा अवार्ड को जो फिल्म बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। लापता लेडीज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि 25वें इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी जो आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म जो बेस्ट पिक्चर का मुख्य पुरस्कार मिला। यह फिल्म जयपुर में आयोजित समारोह में सबसे बड़ी विजेता रही और कई प्रमुख अवार्ड जीते। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। जो बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करा दे, इसलिए थर्ड शिफ्ट है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन था आपका निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। चार ऑप्शन थे। ए ऑक्सीजन, बी ऑप्शन था नाइट्रोजन, सी ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन था हाइड्रोजन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक
ग्रीन हाउस गैस है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो पृथ्वी के वातावरण में ऊष्मा यानी कि हीट को रोक कर रखती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ईंधन के जलने वाहनों और उद्योगों से निकलती है। जो अन्य ग्रीन हाउस गैसें होती है जैसे मीथेन जो CH4 होती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O होती है, और जलवाष्प वाटर वेपर, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पंडित छन्नूलाल मिश्र किस क्षेत्र से या घराने से संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए जयपुर घराना, बी ऑप्शन था ग्वालियर घराना, सी ऑप्शन था बनारस घराना और डी ऑप्शन था आगरा घराना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बनारस घराना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का जो संबंध है वह बनारस घराने से है। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि पंडित छन्नूलाल मिश्र प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। वे बनारसी घराने से जुड़े हुए थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था, लेकिन उनकी संगीत परंपरा और पहचान बनारस घराने से रही। उन्हें पद्म विभूषण सहित कई राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 की सतत विकास रिपोर्ट जो SDG इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? चार ऑप्शन थे, ए 92, बी ऑप्शन था 95, सी ऑप्शन था 99 और डी ऑप्शन था 105वां, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था 99वां यानी कि 99 इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो भारत की रैंक आई है वह 99 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसी को एक्सप्लेन किया है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी 2025 में कुल 193 देशों को शामिल किया गया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में कुल 193 देशों को शामिल किया, जिसमें जो भारत की रैंक आई है वह 99 आई है। यही बताया भारत 99वें स्थान पे रहा। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उन्होंने, यह पहली बार भारत का टॉप 100 में प्रवेश किया है। इस रिपोर्ट में गरीबी भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे 17 SDGs पर देशों की प्रगति को आंका जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 26 जनवरी 2025 जो गणतंत्र दिवस परेड हुई थी, 26 दिसंबर 2025 गणतंत्र दिवस की परेड में किस मिसाइल का प्रदर्शन और शुभारंभ किया गया था? आपके चार ऑप्शन थे, ए अग्नि 5, बी ऑप्शन था प्रलय, सी ऑप्शन था ब्रह्मोस और डी ऑप्शन था नाग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रलय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो प्रलय मिसाइल थी उसका शुभारंभ किया गया था 26 जनवरी 2025 को। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन और शुभारंभ किया गया था। यह DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट रेंज टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका उपयोग सतह सतह से सतह जो सरफेस टू सरफेस मार के लिए होता है। इसकी पहुंच लगभग 150 से 500 किलोमीटर है। इसका प्रदर्शन भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का प्रतीक माना जाता है। प्रलय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढे हैं आपके लिए। क्वेश्चन था, यूनियन बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट कितना दिया गया? चार ऑप्शन थे, ए 5.5 लाख करोड़, बी ऑप्शन था 6.2 लाख करोड़, सी ऑप्शन था 6.81 लाख करोड़ और डी ऑप्शन था 7.5 लाख करोड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 6.81 लाख करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो यूनियन बजट 2025 क्षेत्र में कुल बजट दिया गया था 6.81 लाख यानी कि 6.81 लाख करोड़ रुपए। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल 6,81,210 करोड़ रुपए, लगभग 6.81 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9.5% अधिक है, जिसका प्रमुख भाग आधुनिक हथियारों, सशस्त्र बलों की जरूरतें, पेंशन तथा रोजमर्रा के ऑपरेशन में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 के IPL फाइनल में RCB के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे दिया गया था? आपके चार ऑप्शन थे, ए विराट कोहली, बी ऑप्शन था रजत पाटीदार, सी ऑप्शन था कुणाल पांड्या और डी ऑप्शन था शशांक सिंह, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कुणाल पांड्या इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो 2025 RCB जो फाइनल जीती है उसके जो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे वह कुणाल पांड्या इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया है कि IPL 2025 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो RCB थी, उसने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता। इस मुकाबले में कुणाल पांड्या ने अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुने गए, जहां उन्होंने दो महत्वपूर्ण विकेट और बहुत कम रन दिए, जिससे RCB को जीत दिलाने में
बहुत बड़ी मदद मिली। आरसीबी जो बनी थी 2025 में चैंपियंस बनी थी। 18वीं संस्करण जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी वह 2008 में हुई थी। जो पंजाब थी वह भी अभी एक भी बार फाइनल नहीं जीती और जो आरसीबी दोनों जिसमें आरसीबी जीत गई थी और जो पंजाब थी वह हार गई थी। जो पंजाब के कैप्टन थे वह सुरेश अय्यर और जो आरसीबी के कैप्टन थे वह थे रजत पाटीदार। इसमें आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन में कुणाल पांड्या, जिसने आरसीबी जीती थी उसका प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या को मिला था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जनवरी से जून 2025 तक फार्मूला वन सीजन में सबसे अधिक ग्रैंड प्रिक्स दौड़ से ड्राइवर जीते हैं। चार ऑप्शन थे। ए लैंडो नॉरिस, बी ऑप्शन था ऑस्कर पियास्त्री, सी ऑप्शन था मैक्स स्पेन और डी ऑप्शन था जॉर्ज रसेल, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी मैक्स पेन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि 2025 फार्मूला वन सीजन के पहले 18वां राउंड के डेटा के अनुसार मैक्स स्टेपन ने सबसे अधिक ग्रैंड प्रिक्स जीत की। उन्होंने कई दौड़ में जीत हासिल की और रेड बुल के लिए लगातार मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जिससे उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स विजयी रहने वाला ड्राइवर के रूप में पकड़ बनाए रखी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में तमिलनाडु में महिलाओं के रोजगार और सुरक्षा कार्यक्रम यानी वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सहायता मंजूरी दी है। आपके चार ऑप्शन दिए थे। ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, बी ऑप्शन था विश्व बैंक, सी ऑप्शन था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ और डी ऑप्शन था एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि विश्व बैंक ने तमिलनाडु वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसके तहत लगभग 1.6 मिलियन महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार तक पहुंच और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए सहायता दी गई है। यह कार्यक्रम संयुक्त प्रयास से महिलाओं की स्किल ट्रेनिंग, करियर सपोर्ट, सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है और इसकी वित्तीय सहायता विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन ढूंढे हैं। क्वेश्चन था आपका 2025-26 तक सफल बाजारी उधारी यानी कि सक्सेसफुल बिजनेस लोन के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम कितनी उधारी लेने की मंजूरी दी गई है। चार ऑप्शन थे। ए 50 लाख, बी ऑप्शन था 1 करोड़, सी ऑप्शन था 2 करोड़ और डी ऑप्शन था 5 करोड़, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 2 करोड़ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि यूनियन बजट 2025-26 में एक नई लोन योजना घोषित की गई, जिससे पहली बार उद्यमिता शुरू करने वाले 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को टर्म लोन दिए जाएंगे। इस लोन में मैक्सिमम लिमिट 2 करोड़ है तक निर्धारित की गई है, ताकि बड़े व्यवसाय स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिले। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, कहाँ किया। चार ऑप्शन थे। ए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, बी ऑप्शन था एशिया कप 2025, सी ऑप्शन था सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 और डी ऑप्शन था राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नीतीश कुमार ने जो विशाल अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ था वह सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है हमने कि अंतर्राष्ट्रीय की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशाल खेल प्रतियोगिता थी, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। यह आयोजन बिहार के लिए खेल जगत को एक नई उपलब्धि माना गया है। जो एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि खेल प्रतियोगिता सेफक टकरो टकरो वर्ल्ड कप 2025 उद्घाटन करता थे नीतीश कुमार और स्थान था पटना बिहार, जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम जो लोको पायलट है और सारे एग्जाम हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टोमच की लाइनिंग किस प्रकार की मांसपेशियों का उदाहरण है। चार ऑप्शन थे। ए कंकालीय मांसपेशियां, बी ऑप्शन था हृदय मांसपेशियां, सी ऑप्शन था चिकनी मांसपेशियां और डी ऑप्शन था स्वैच्छिक मांसपेशियां, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी चिकनी मांसपेशियां यानी कि स्मूथ मसल्स इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो स्टोमच लाइनिंग संबंधित है चिकनी मांसपेशियां स्मूथ मसल्स इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसी को एक्सप्लेन किया है कि पेट जो स्टोमच की लाइनिंग चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है, यह मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं और अपने आप
काम करती हैं। भोजन को मथने और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया इन्हीं मांसपेशियों द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन था, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? आपका क्वेश्चन था, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? ऑप्शन थे 4। ए प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन था प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन था प्रकाश का प्रकीर्णन और डी ऑप्शन था अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव से, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव से। उसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। इसी कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला इसी को एक्सप्लेन किया है कि इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षों की जो बूंदों के में प्रवेश करती है, जो वर्षा की बूंदें होती हैं उसमें प्रवेश करती हैं। जब जो सूर्य की जो श्वेत प्रकाश होती है वर्षा की बूंदों में प्रवेश करती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनमें प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन आपका था, निम्न में से कौन सी यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए ऊष्मा ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा और डी गतिज ऊर्जा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसकी जो आपका क्वेश्चन दिए इसका हमने 100% एनालिसिस मतलब जो क्वेश्चन मैंने उसका करेक्ट आंसर बताया है। आपके ऑप्शन जो है वो 4 वो भी अलग सेम नहीं हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं, बट उसका आंसर जो होगा वो एकदम सेम होगा। इसका आंसर था काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो वस्तु की गति या स्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था, गहराई बढ़ाने पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन थे। ए ताप घटता है, बी ऑप्शन था ताप समान रहता है, सी ऑप्शन था ताप बढ़ता है और डी ऑप्शन था ताप अचानक घट बढ़ सकता है, घट बढ़ करता है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ताप बढ़ता है। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि गहराई गहराई बढ़ाने पर ताप पर जो प्रभाव पड़ता है वह बढ़ता है। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है हमने कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाता है। इसे ही भूतापीय प्रवणता यानी कि जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। सामान्यतः पृथ्वी के भीतर 32 से 33 मीटर पर जो तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मानव प्रजनन का सही क्रम क्या था? रिप्रोडक्शन का जो सही क्रम क्या था? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए निषेचन, फिर युग्मन, फिर भ्रूण विकास, फिर जन्म। अगला बी ऑप्शन था युग्मन निर्माण, फिर निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर युग्म भ्रूण विकास, फिर जन्म और डी सी ऑप्शन था युग्म भ्रूण, फिर युग्मनज था, फिर निषेचन, फिर जन्म और फिर डी ऑप्शन था निषेचन, भ्रूण, युग्मनज और जन्म। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि युग्मक निर्माण, फिर निषेचन, उसके बाद युग्मनज, फिर भ्रूण विकास और फिर जन्म। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो मानव प्रजनन का सही क्रम होता है ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। जो सही क्रम है वह ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया था हमने कि इसको एक्सप्लेन भी किया था कि मानव प्रजनन में सबसे पहले युग्मनज बनते हैं, फिर निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, इससे युग्मनज बनता है, युग्मनज आगे भ्रूण में विकसित होता है, फिर भ्रूण विकास के बाद जन्म होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो Na2CO3 में ताप देने पर कौन सी अपक्रिया होती है? क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए तापीय अपघटन, बी ऑप्शन था ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन था अपचयन और डी ऑप्शन था कोई अपक्रिया नहीं होती, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई अपक्रिया नहीं होती। Na2CO3 को ताप देने पर कोई अपक्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो उसकी एक्सप्लेनेशन किया गया था कि सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 एक स्थिर कार्बोनेट है, क्षारीय धातु जो Na यानी कि सोडियम प्लस के पोटेशियम के कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होते, इसलिए जो Na2CO3 को ताप देने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कोई अपक्रिया नहीं होती। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जितने हमें क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। जितने क्वेश्चंस मिले हैं क्योंकि 26 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने 100% एनालिसिस किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।